नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एडीएचडी के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। मतलब जो आम धारणाएं हैं, जो हम सुनते आए हैं, आज हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि एडीएचडी असल में है क्या। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात यह है कि हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से कई बार तो क्लिनिशियंस तक एडीएचडी की जो असलियत है उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इसे अक्सर मतलब सिर्फ बच्चों की शरारत या चुलबुलेपन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। तो फिर असली कहानी है क्या एडीएचडी की? और देखिए, इसका जवाब हमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है इस बात में कि एडीएचडी वाला दिमाग आखिर इस दुनिया को महसूस कैसे करता है, उसका अनुभव कैसे करता है। अच्छा, जब भी कोई एडीएचडी के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? यही ना कि कोई है जो बेचैन है, एक जगह टिक नहीं पाता, जिसका ध्यान आसानी से भटक जाता है। पर सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ बाहरी कवर है, असल कहानी अंदर है। और यही यही सबसे जरूरी बात है। एडीएचडी असल में एक व्यवहार से जुड़ा डिसऑर्डर होने से पहले एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। मतलब इसका लेना देना इस बात से है कि दिमाग जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और मैनेज कैसे करता है। ये सब दिमाग के अंदर चल रहा है। तो हमारे पहले सेक्शन का नाम है ध्यान की कमी से कहीं ज्यादा। चलिए अब उन आम लक्षणों से आगे बढ़कर एडीएचडी की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एडीएचडी को सही से समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे दिमाग का कोई सीईओ हो या फिर किसी एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये वो सिस्टम है जो हमें प्लान बनाने, चीजें ऑर्गेनाइज करने और किसी भी काम को पूरा करने में मदद करता है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, इसका विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी से कोई लेना देना नहीं है। ये दिमाग की बनावट और केमिस्ट्री में असल अंतर की वजह से होता है। मतलब ब्रेन के जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनमें एक तरह का असंतुलन होता है और दिमाग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो थोड़ा धीरे डेवलप होता है। तो सवाल ये उठता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुड़ी ये परेशानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसे हैं? हमारा सोर्स मटेरियल इन्हें 6 बड़े हिस्सों में बांटकर समझाता है। तो ये है वो 6 खास एरिया जहां एडीएचडी वाले इंसान को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ फोकस की दिक्कत नहीं है। नहीं, ये किसी काम को शुरू करने से लेकर अपने इमोशंस को संभालने और यहां तक कि अपने खुद के एक्शन पर नजर रखने तक हर चीज पर असर डालता है। ये जो पहला पॉइंट है ना, सक्रियण या किसी काम को शुरू करना, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एडीएचडी में जो टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो बहुत गहरा होता है। ये आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। होता यह है कि दिमाग के लिए किसी भी काम को शुरू करना तब तक मुश्किल होता है जब तक वो उसे एक इमरजेंसी की तरह ना देखे। और ये कोट फोकस बनाए रखने की मुश्किल को कितने बढ़िया तरीके से समझाता है ना। मतलब ध्यान सिर्फ भटकता नहीं है, ये एक रेडियो सिग्नल की तरह है जो कभी साफ आता है, कभी गायब हो जाता है और इस चक्कर में जानकारी के कई हिस्से छूट जाते हैं। चलिए अब इन फंक्शनल दिक्कतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस पहलू पर बात करते हैं जो अक्सर दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ अंदरूनी संघर्ष जो इन सब के साथ जीने में होता है। एडीएचडी वाले बहुत से लोग एक चीज का सहारा लेते हैं जिसे मास्किंग कहते हैं। ये क्या है? ये एक कोशिश है समाज में फिट होने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए अपने लक्षणों को छिपाने की। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना कितना थका देने वाला हो सकता है। ये स्लाइड बाहर से क्या दिखता है और अंदर असल में क्या चल रहा है, इसके फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। दुनिया जिसे आलसी या भुलक्कड़ समझ रही होती है, हो सकता है कि वो इंसान अंदर से एक भागते हुए दिमाग, बहुत तेज भावनाओं और एक लगातार ओवरलोड होने के एहसास से जूझ रहा हो। एडीएचडी का एक और पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इमोशंस को रेगुलेट करने में मुश्किल। भावनाएं मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा तेज और भारी महसूस हो सकते हैं, जैसा कि ये कोट कहता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस की तरह जो पूरे सिस्टम पर हावी हो जाता है और फिर किसी और चीज के बारे में सोचना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल दिखने की जबरदस्त कोशिश है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लगातार अपने दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके को छिपाना इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है और जाहिर है इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी पैदा होता है। तो चलिए अब इस नई समझ का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी जिंदगी पर कैसे लागू होती है। ये जो नंबर दिख रहा है 4.4%, ये बताता है कि 18 से 44 साल के वयस्कों में एडीएचडी कितना आम है।
ये इस बात का सबूत है कि ADHD सिर्फ बच्चों की बीमारी नहीं है, ये बड़े होने पर भी साथ रहती है और कई बार तो इसका पता ही अडल्ट होने पर चलता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, बचपन में शायद उतनी सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाई स्कूल फिर अडल्टहुड, जिंदगी की डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। काम, पैसा, रिश्ते, इन सब को संभालने का दबाव बढ़ता है और तब जाकर ये दिक्कतें खुलकर सामने आती हैं, जो शायद पहले छुपी हुई थीं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो समझनी होगी। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं अगर वो अपने पसंदीदा वीडियो गेम पर घंटों ध्यान लगा सकता है तो पढ़ाई पर क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि ये ADHD के ब्रेन की केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। दिमाग उन चीज़ों पर आसानी से फोकस कर पाता है जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या जो अर्जेंट लगे। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। चुनौतियों के साथ साथ ADHD वाले दिमाग में कुछ अनोखी ताकतें भी होती हैं, जैसे कमाल की क्रिएटिविटी, अपने जुनून पर हाइपर फोकस करने की क्षमता और मुश्किलों का सामना करके बार बार खड़े होने की जबरदस्त हिम्मत। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या होगा अगर हम ADHD को एक कमी या किसी के कैरेक्टर में दोष की तरह देखना बंद कर दें और इसे दिमाग की वायरिंग में एक फर्क की तरह देखें? जब हम ब्लेम करने की जगह समझने की कोशिश करते हैं तो यह सिर्फ ADHD वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए सपोर्ट, एक्सेप्टेंस और नई संभावनाओं की एक पूरी दुनिया खोल देता है।